हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। हेलो मानव बोल रहे सर आज 8 बजे कोई क्लास होगी क्या। हेलो मानव, 8 बजे बेटा क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 8 बजे क्लास आज नहीं होगी। आज जो क्लास होगी आज 4 बजे होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंट सेशन था, तो आज मैंने रेगुलर टाइमिंग पे नहीं रखा, आज मैंने डिफरेंट टाइमिंग पे रख लिया ताकि आप लोग इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को ध्यान से देख सकें। थोड़ा डिफरेंट टाइमिंग है। नमस्ते मयूरेश, हाउ आर यू। कौस्तुभ, हेलो, क्या हालचाल। दम बढ़िया। प्रेरणा जी चलो, गुड 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 गुड, सब लोग आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज के सेशन को इनिशिएट करते हैं। आज के सेशन को, आज का सेशन यार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो मतलब बहुत ध्यान से। और ये सेशन जो है यह आपके जेई एडवांस, आईएनपीएचओ मतलब आईओक्यूपी का सेकेंड लेवल, इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उस रूट लेवल प्रॉब्लम की बात करेंगे जिस प्रॉब्लम को लोग कहते हैं कि मुझे इंटीग्रेशन से डर लगता है। बेसिकली उन्हें डर इंटीग्रेशन से नहीं लगता है, उन्हें डर लगता है वो एक्सप्रेशन कहां से लाएं, वो इक्वेशन कहां से बनाएं जिसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन से डर नहीं है, इंटीग्रेशन तो आता है। प्रॉब्लम आती है उस इक्वेशन को डिफाइन करने में, उस एक्सप्रेशन को डिफाइन करने में जिससे डर लगता है, राइट। तो वो कैसे लाना होता है, किस तरीके से डिफाइन करना होगा। हेलो खुश, हेलो अलीशा, हाउ आर यू सर। बिल्कुल, आज का ये सेशन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। इस पर भी डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, जहां पर आपको मैं हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आया है इंटीग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पर बेस्ड। तो बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर किया है। उस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अगर वेरी कर रही हो, जो एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अभी हम समझाएंगे और प्रैक्टिस सेशन में वैसे क्वेश्चन कराएंगे। तो मैं एक बार पूरा, क्योंकि मैंने पूरा लेक्चर प्लान किया है आपके लिए बहुत शानदार, और काफी समय से मैं इसको प्लान कर रहा था, तो उस प्लानिंग को मैं आपके साथ बेसिकली शेयर कर रहा हूं बेटा। और वो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आज हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि जैसे डेंसिटी वेरी कर रही है एटमॉस्फेयर की, तो कितना ज्यादा प्रेशर होगा, कितना ज्यादा प्रेशर किसी पॉइंट पर हो रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होगा। आज शीट दे देंगे, बिल्कुल आज शीट दे देंगे, कंफर्म। आज मैं भूल गया था, आप लोग ग्रुप पे डाल दीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं शीट आज प्रोवाइड कर दूंगा, उसको लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो सब आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, वो आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता देंगे भाई। एक सेकेंड बच्चा, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी लोग का वेलकम, स्वागत टू द न्यू चैनल फील द फिजिक्स, जहां पर हम बात करेंगे कंसेप्ट ओरिएंटेशन। कंसेप्ट ओरिएंटेड आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं हूं शिवेंद्र मिश्रा, आई एम एन आईटी ग्रेजुएट। बेसिक बातें आपको मेरे बारे में पता है, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग जुड़ के इस पूरे चैनल को लेके आए हैं आपके लिए। तो जो भी दोस्तों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है बेटा, वो जरूर सब्सक्राइब कर ले। वहां पर आपको मिल जाएंगी डेली की लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और इन सभी चीजों का आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। तो जिनको भी दोस्तों को करना है, आपको नहीं करना, आपके दोस्तों को करना है, तो आप सभी को रिकमेंड जरूर करें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स में पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी को प्रिफर कर सकते हैं, जहां पर पढ़ाया भी जाएगा स्ट्रक्चर्ड वे में, और आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। मतलब लाइव टेस्ट एंड क्विज, ये दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी, तो यह भी आपके साथ अवेलेबल रहेगा। हमारा जो भी प्रैक्टिस सेशन होगा बेटा, वो होगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, मेरी स्पेशल क्लास में, दैट इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप सभी लोग इससे फटाफट जुड़ जाइएगा, और यहां पर कोई भी आपको अमाउंट देना, कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत सिंपल रहेगा, बहुत क्लियर रहेगा। तो बस आपको जो काम करना है वो बहुत छोटा सा काम है कि आपको सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके अंदर जाके आपको स्पेशल क्लासेस को देखना है। मतलब मेरे को आप सर्च करेंगे, शिवेंदु मिश्रा आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस लिस्टेड मिल जाएंगी। और पुराने प्रैक्टिस सेशंस को देख लीजिएगा। कल जो प्रैक्टिस सेशन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट द, वो किसके ऊपर होगा, वो गॉस लॉ के कंप्लीट क्वेश्चंस के ऊपर होगा। और उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे वो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। तो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताएंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन इनिशिएट करते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत पोस्ट करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है FTP कोटा, फील द फिजिक्स कोटा। दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोग ने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप वहां पर पोस्ट कर दीजिए और आपको सारी की सारी चीजें वहां पर हम मिल जाएंगी। वहां पर होमवर्क भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। शाश्वत बोल रहे हैं कि कोई एनी इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। बेटा फ्लूइड की इंपॉर्टेंस IOQP के लिए बिल्कुल है, लेकिन फ्लूइड की ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो उसके साइड टॉपिक की ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सरफेस टेंशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्रेशर का फ्लूइड स्टैटिक ज्यादा उपयोग होता है। बर्नौली पर बेस्ड क्वेश्चन कम आए हुए हैं, बर्नौली और टॉर्सिलीज पर बेस्ड क्वेश्चन कम है। अगर आप IOQP में फ्लूइड की इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बातों को समझना चाहते हैं, तो प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो IOQP के अंदर, INPHO के अंदर प्रेशर का चेंज विद द डेंसिटी, वो वेरिंग डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग कैसे प्रेशर का चेंज होगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, जो उन्होंने डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। मतलब कभी वैक्यूम के करस्पॉन्डिंग पूछा गया है, कभी विस्कोसिटी भी दी गई है और सरफेस टेंशन भी दिया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स वगैरह पूछे गए हैं। तो वो दोनों ही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट तरीके से आपके पास आई हैं, उन दोनों का ही सीधे सीधे काम हो रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो जिनको भी सब्सक्राइब करना है, ये आपके पीछे बना हुआ है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 38,500 रुपीज, दैट विल कॉस्ट यू 34,650 एंड दिस इज 56,000 रुपीज, दैट विल कॉस्ट यू 50,400 रुपीज। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग अब तैयार हो जाओ अपने कॉपी पेन के साथ। गेट रेडी विद योर कंप्लीट कॉपी एंड पेन। और अब हर बात को बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। कौस्तुभ यस, मैं एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाऊंगा। देखो बच्चा, मैंने हर ओलंपियाड को, मैंने एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड भी क्वालिफाई कराए हैं, मैंने फिजिक्स ओलंपियाड भी क्वालिफाई कराए हैं बच्चों के। तो अनडाउटेडली थोड़ा आपको, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी हिंट में दे पाता हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बच्चों को करा के तब जाके वो क्वालिफाई कराए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार इंपॉर्टेंस लेवल भी बताता चलता हूं कि यार ये चीज यहां के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर साल लगभग, इस साल तो खैर बहुत कम बच्चे कनेक्ट हो पाए, लेकिन हर साल काफी ज्यादा बच्चे कनेक्ट होते हैं, काफी ज्यादा बच्चों के थ्रू हम लोग निकलते हैं, तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं लोगों की। तो एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेशन हम कराते रहते हैं, जिसके थ्रू हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर रहता है। तो एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल परेशान मत होना। अगर आपने एस्ट्रोनॉमी भरा है तो मैं ग्रेविटेशन के साथ, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा, ग्रेविटेशन के साथ एस्ट्रोनॉमी पर ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस है और बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कि एस्ट्रोनॉमिक यूनिट्स क्या होती हैं, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक बार आपने समझ ली तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा, चीजें आपकी हो जाएंगी, राइट? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब चीजें क्लियर रहेंगी। NSEA के PYQs मैं देख लूंगा बेटा, अगर अरेंज हो गए होंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मुझे लग रहा है मुश्किल है, क्योंकि हमने करे नहीं थे इसके अरेंज, हमने डायरेक्टली क्वेश्चंस करा दिए थे पिछले साल के। NSEA के क्वेश्चंस हमने करा दिए थे, IOQA के नहीं कराए थे। IOQA की तरफ बहुत कम लोग ज्यादा पहुंच नहीं पाते हैं, तो NSEA का क्वेश्चन लेवल जो है वो ज्यादा हम करा देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जो इंडियन ओलंपियाड है, नेशनल ओलंपियाड, उसकी तरफ हम लोग थोड़ा सा कम कराए, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होना बहुत मुश्किल है। NSEA के क्वेश्चन मैम मिल जाएंगे, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? इरोडोव के क्वेश्चन मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में डाले हुए हैं। जिन्हों को इरोडोव क्वेश्चन करने हैं वो मेरे पर्सनल ग्रुप पे जाके वहां पर वो शीट देख सकते हैं। नहीं तो आप शाश्वत, आज तुम मुझे बता देना बेटा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कह रहा हूं, ग्रुप पे ही, कि सर इरोडोव के क्वेश्चन डाल दीजिए, तो मैं इरोडोव के क्वेश्चन आज डाल दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन इरोडोव के करने चाहिए, ठीक है बच्चों? तो वो मैं डाल दूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा समय आप इस तरफ आते हैं, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। रेडी ऑल ऑफ यू? चलो। सो ओके बेटा, अगर मैं बात करूं, किसी भी मैटर की बात करें, किसी भी शेप की बात करें, किसी भी शेप के अंदर जो भी मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा
वो कैसा होगा, हाउ विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, आप कहेंगे सर कैसा भी आप शेप ले लो, कैसा भी आप शेप ले लो, हम हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को अलोंग द 3 एक्सिस बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेस में जो भी आपने एरिया घेरा होगा वो इन एक्स, वाई और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग डिफाइन किया जा सकता होगा। तो आपका कोई भी 3D शेप जिसमें कैसा भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज सम डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस, सम अलोंग वाई एक्सिस, सम अलोंग जेड एक्सिस। कैसा भी शेप हो, मतलब अगर आप बात करते हैं जैसे इस सोडे की बोतल की बात करेंगे, सोडे की बोतल यहां क्या कर रही है, चलो खैर, तो ये सोडे की बोतल की बात करेंगे तो इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ एक्स वाई एक्सिस के अलोंग होंगे, कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, कुछ जेड एक्सिस के अलोंग होंगे, सभी के अलोंग होगा, राइट। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मास का अलग अलग दिशाओं में हो सकता है। कुछ रैंडम फिगर होते हैं जिसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अब जैसे सोडे की बोतल की बात करें तो इस सोडे की बोतल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूं एक्स में कैसा है, वाई में कैसा है, जेड में कैसा है, तो आप बोलेंगे सर अजीब सा है, पता नहीं कैसा है। लेकिन अगर इसी जगह मैं आपके सामने कोई एक सर्कुलर बॉडी रख दूं तो आप बोलेंगे सर उसका एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई आपके सामने एक रॉड रख दूंगा, जैसे मान लीजिए कि एक ये रॉड आ गई, तो आप बोलेंगे सर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द रॉड है, अलोंग द लेंथ। तो बेसिकली एक छोटी सी बात को जो मैं पहले आपको समझा रहा हूं कि किसी भी बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी भी मैटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो 3 डायमेंशन कैसा भी हो सकता है। कुछ इर्रेगुलर से होंगे, जैसे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर पता नहीं कहां से क्या निकल आ रहा है। तो अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन तो है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और विड्थ भी है, सब कुछ है, बट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा रैंडम सा है, तो हम कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इजी नहीं है डिफाइन करना इसका एक प्रॉपर शेप। बट कुछ जगह पर कुछ शेप का डिफाइन करना हमारे लिए आसान होता है। तो एक्चुअली मैं आपका सबसे पहले मैं आपके विजन को छोटा करूंगा। पहला क्या है, हमें जो पढ़ना है या जैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होगा वो बेसिकली कितने तरीके का होगा, सिर्फ 3 तरीके का। देयर विल बी 3 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। फर्स्ट इज कॉल्ड एज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो हमको पढ़ना है वो 2 तरीके का है। जहां पर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा या सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा, वहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा हूंगा। जहां पर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूंगा या मैग्नेटिक की बात करूंगा, वहां पर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा हूंगा। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 2 चीजों का, या तो मास का होगा या फिर चार्ज का होगा बॉडी के ऊपर। पहला होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा होता है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अब नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मतलब कुछ लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, एरियल मतलब कुछ एरिया के अलोंग, वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम के अलोंग। क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों को समझते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही चीजों का हो सकता है, चार्ज का होगा या मास का होगा। अब मैं आपको पहला समझाने जा रहा हूं एग्जांपल, वो ध्यान से देखिएगा बेटा मेरे। अगर मैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, दिस इज द लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज। अगर चार्ज होगा तो इस रॉड के ऊपर हमने चार्ज लगा देंगे, अगर मास है तो इसके ऊपर कुछ मास मान लिया जाएगा। तो अगर हम इस रॉड की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह होता है कि मान ले बेटा कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस। ऐसा अगर हम मान लें, एज्यूम कर लें, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का या चार्ज का, वो किसी एक एक्सिस के अलोंग ज्यादा है और बाकी 2 एक्सिस के अलोंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वाई एंड जेड एक्सिस इज नेग्लिजिबल। ये कैसा हो गया बेटा, इट इज नेग्लिजिबल
विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कितना लंबा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन दो एक्सिस के लॉन्ग वाई और जेड के लॉन्ग अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप बोलेंगे लंबाई चौड़ाई उतनी ज्यादा नहीं है या वो नेग्लेक्टेड है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा हम क्या नाम देते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, जो मास का भी हो सकता है या चार्ज का भी हो सकता है। जब हम किसी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर अब मैं पहला बता रहा हूं एलिमेंट चूजिंग मेथड फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन चूज करते हैं वो हम एलिमेंट चूज करते हैं चार्ज और मास अलोंग लेंथ। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है तो हम हमेशा इसके लेंथ के अलोंग एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं। वी चूज द एलिमेंट, अ वेरी स्मॉल एलिमेंट अलोंग द लेंथ। ये एलिमेंट हमने चूज किया अलोंग द लेंथ, और यहां पर हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी, जिसको बोला जाता है लैम्डा, एंड दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। अगर चार्ज होगा तो चार्ज डेंसिटी, मास होगा तो मास डेंसिटी, लीनियर चार्ज और मास डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है चार्ज और मास पर यूनिट लेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लंबाई के अलोंग है, बाकी दो दिशाओं में उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उन दो दिशाओं को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम सिर्फ एलिमेंट ले रहे होते हैं अलोंग द लेंथ। और अलोंग द लेंथ हम जो एलिमेंट डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि इससे x दूरी पर हमने एक एलिमेंट लिया जिसकी चौड़ाई है dx। तो अब आप यहां पर क्या डिफाइन करोगे, क्योंकि dx एलिमेंट की बात की है और अब इसी को इंटीग्रेशन के थ्रू देखेंगे, तो सबसे पहला होता है कि आप एलिमेंट को डिफाइन करो। अगर आप मास के लिए देख रहे हो तो आप क्या डिफाइन करोगे, मास ऑफ एलिमेंट। बेटा बहुत ध्यान से, छोटी छोटी बातें हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से। और आज का जो ये लेक्चर है ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मास है तो आप बोलोगे इस छोटे एलिमेंट का मास कितना हो गया बेटा, इस छोटे एलिमेंट का मास हो गया dm मास। और dm मास के ऊपर अगर हम यहां पर बात करेंगे तो dm मास की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी डिफाइंड एज लैम्डा डॉट dx। आपने कहा ये क्या लिखा, मैंने कहा देखो, एक यूनिट लेंथ पर लैम्डा क्या डिफाइन की गई है, चार्ज या मास डेंसिटी। अगर मास डेंसिटी डिफाइन की है मतलब क्या है कि एक यूनिट लेंथ पर मास लैम्डा होगा, तो dx यूनिट का मास कितना हो जाएगा, तो ये क्या लिखा है, dm इज द मास ऑफ dx यूनिट। इट इज डिफाइंड एज dm, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा डॉट dx। इसी तरीके से हम बोल सकते थे, अगर मैं चार्ज की बात करता मेरे भाई, तो हम डिफाइन कर सकते थे चार्ज ऑफ एलिमेंट। वी कैन डिफाइन चार्ज ऑफ एलिमेंट, और उसको कैसे लिखते बेटा, dq, क्योंकि dx कैसा है, बहुत छोटा है, तो इसके ऊपर चार्ज या इसके ऊपर मास दोनों ही बहुत छोटे होने वाले हैं, बहुत ही स्मॉल होने वाले हैं, तो इसका बहुत ध्यान से रखिएगा बात। तो dq कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे देखो सर यहां पर एक यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है, तो dx लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे लैम्डा डॉट dx। तो इसको हम dq, अगर dm लिखना था तो भी वही लिखना है, dq लिखना है तब भी वही लिखना है। अब यहां पर दो बातें और आती हैं, वो पहले समझिए फिर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अब दो बातें और क्या क्या आती हैं वो ध्यान से देखिए, कि लैम्डा जो होता है ये कांस्टेंट भी हो सकता है,
कांस्टेंट मतलब जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी। कांस्टेंट का मतलब क्या बोला जाता है बेटा? यूनिफॉर्म डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो सकती है? यूनिफॉर्म मास की डेंसिटी भी हो सकती है या यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? आपने कहा कि इसकी डेंसिटी बदल नहीं रही है लेंथ के आगे बढ़ने पर। जो इस dx लेंथ पे चार्ज होगा, जो यहां 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा, वही यहां 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा, वही इसके आगे भी 1 यूनिट लेंथ पर उतना ही चार्ज होगा या उतना ही मास होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये क्या है? एक रॉड है। अब जो मास इस ऑरेंज एलिमेंट का है, ध्यान से देखिएगा, ये ऑरेंज एलिमेंट दिखाई पड़ता है बेटा, तो जो मास इस ऑरेंज एलिमेंट का है वही मास इस वाले ऑरेंज एलिमेंट का भी है, वही मास इस वाले ऑरेंज एलिमेंट का भी है। तो अगर इस थ्रू आउट द लेंथ में बात करूं, अगर सभी ऑरेंज एलिमेंट का मास सेम है या सभी सेम लेंथ का मास सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि सर इसके अलोंग जो मास है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? अगर इसी जगह मैं बात करता इसकी, अब ये सिस्टम आप देखो, तो अब आप क्या बोलोगे? जैसे आपके घर में बैट होगा, अगर आपके घर में बैट है, नहीं तो मेरे पास भी एक बैट है, मैं एक और दिखाता हूं आपको। कल हम चुरा लाए एक बच्चे का, आपको पढ़ाने के लिए हमने एक बच्चे का चुराया सब चीजें, ठीक है, खरीदा कुछ भी नहीं है। क्या है देखो, अब देखो बेटा, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा थोड़ा ज्यादा मोटा है, यहां पे कम मोटा है। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर ये, अब इसकी डेंसिटी लंबाई के अलॉन्ग कैसी है? वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। अब यहां पर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, यहां डेंसिटी थोड़ी कम है। मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इतनी जगह का अगर यहां पर 1 सेंटीमीटर में काटूंगा तो इसका मास ज्यादा होगा, अगर पीछे 1 सेंटीमीटर काटूंगा तो इसका मास कम हो सकता है। तो मास चेंज भी हो सकता है। क्या बात समझ में आती है? मीन्स ओनली लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1D ऑब्जेक्ट में। सर यस शाश्वत, बहुत अच्छी बात बोली है कि जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 1D में होगा। बहुत घटिया बात है। बट अभी भी दिखा रहा हूं दूसरा, अभी एक सुपरमैन लेके आऊंगा, नहीं सुपर वुमेन लेके आता हूं अभी आपके लिए, और वो सुपर वुमेन आपको समझाएगी कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ओनली फॉर 1D ऑब्जेक्ट। अभी देखिए सुपर वुमेन समझाएगी आके आपको, थोड़ी देर रुकिए, ठीक है। अब पहले इसको ध्यान से देखो, तो आपने बोला ये यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर प्लास्टिक, कहीं पर कुछ और भी लगा दिया, टेप का मास भी आ गया, कुछ और भी आ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अगर ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली बढ़ता जाए, जैसे बेसबॉल का बैट, अब वो कोई खेलता नहीं था यहां पे, तो उसको भी चुरा लाते नहीं तो हम, ठीक है। तो क्या बेसबॉल के अगर बैट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप इसको देख सकते हैं, इस मेरे हाथ में ये पेन है, तो पेन पीछे पतला, आगे मोटा होता जा रहा है, फिर इधर पतला हो रहा है। तो अगर इस पेन की अगर आप बात करेंगे, आप देखने की कोशिश करेंगे, तो यू विल फाइंड कि इस पेन की डेंसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है। और ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चौथी बात, तो आपने कहा सर देखो दो तरीके हैं, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लैम्डा को लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर टोटल मास अपॉन लेंथ। अगर रॉड की लंबाई L है और मास m है, तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लैम्डा को m/L से डिनोट कर सकते हैं। और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो लैम्डा में बी वेरिंग विद x। लैम्डा जो हो जाएगा वो एज अ फंक्शन ऑफ x दे दिया जाएगा, जो फंक्शन ऑफ x के अलॉन्ग वेरी कर रहा होगा, कि किसी x पे कुछ और है, किसी x पे कुछ और है, किसी x पे कुछ और होगा, ऐसा वेरिएशन आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? तो अब इस बात को समझने की बात है कि अगर लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो जो भी होगा उसकी वैल्यू हम यहां पर लगा देंगे, ठीक है। और फिर हमने एक एलिमेंट के कारण, अब हमने एलिमेंट तो चूज कर लिया, अब इस एलिमेंट को चूज करने के बाद जहां पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी होगी या उसने सेंटर ऑफ मास पूछा होगा, तो फिर उसके फॉर्मूले पर वैल्यू लगाएंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आगे आते हैं और दिखाते हैं आपको कि अब एलिमेंट से इंटीग्रेशन की तरफ कैसे चलेंगे। तो पहला बेसिक फिनोमिना आपने समझ लिया। तो अगर जैसे मान लिया जाए, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कि ये रॉड है, अब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का होगा, पहले डेरिवेशन सेंटर ऑफ मास का, और फिर रॉड के करस्पॉन्डिंग सॉरी, रॉड के करस्पॉन्डिंग ही हम लोग डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, ठीक है। तो दोनों डेरिवेशन करके मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट सी बातें, लेकिन थोड़ी डिफिकल्ट है, डरना नहीं है।
डर निकल जाएगा अगर ध्यान से लेक्चर को देख लिया तो, ये गारंटी बता रहा हूं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो डरते बहुत है, डरा मत करो। एक तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। आपसे पूछा गया इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, अगर इसको मैं x बराबर 0 बोल दूं तो कैसे बोलेंगे? आप पहले बात करोगे, आप बोलोगे सर देखो, क्या देखो? आप बोलोगे देखो यहां पर हमने एक एलिमेंट चूज किया, कहां पर? आपने बोला यहां से x दूरी पर, कितनी लंबाई का? आपने कहा dx। dx कितना बड़ा होता है? आप बोलते बहुत छोटा होता है, dx इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0। बस आपको दिखाई पड़े, अगर मैं टेंडिंग टू 0 वाला बना दिया तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाला बना दिया। अब अगर मैं बात करूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास की बात करते तो मैं पूछूंगा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा आपने? तो आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद होगा, दैट आर सेंटर ऑफ मास इट इज डिफाइंड एज dm डॉट आर का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास। भाई इसको ऐसे तो लिखते थे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। तो अगर हर जगह छोटा छोटा मास हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे से पूछा गया कि यहां इस एंड से अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, कि एलिमेंट की अगर हम बात करें यहां से, तो मैं बोलूंगा यार इसका सेंटर ऑफ मास बताओ इस एक्सिस के लो। तो आप बोलोगे सर देखो जितने कलर्ड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मान लो वो सारे के सारे एलिमेंट है, वो सब dx लेंथ के एलिमेंट है। इसका मास m1 लाल वाले का, फिर सफेद वाले का m2, फिर इसका m3, फिर m4, फिर m5, फिर m6, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट हैं। तो इसकी लोकेशन, फिर इसकी लोकेशन, तो आप क्या लिखोगे? dm इंटू इसकी लोकेशन कहीं x1 पर होगी, इसकी dm इंटू इसकी लोकेशन कहीं x2 पर होगी, तो सारे के सारे जोड़ देंगे, dm इंटू x1 प्लस dm इंटू x2 प्लस dm इंटू x3 एंड सो ऑन। लेकिन ऐसे कितने एलिमेंट होंगे एक रॉड में? अगर ये एलिमेंट बहुत छोटा हो गया तो आप बोलोगे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे। और अगर ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो उसके लिए हम किसका सहारा लेंगे मेरे भाई? उसके लिए हम सहारा लेंगे इंटीग्रेशन का। और अब फिर हम इंटीग्रेशन की बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिए। चल कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात बेटा? ठीक है, कोई बेटा रिवीजन क्लासेस चल रही है, मोक्ष पूछे सर इतने कम बच्चे क्यों? बेटा ये तो बच्चों से पूछना पड़ेगा, टीचर कैसे बताएगा? टीचर ये कह सकता है कि मैं खराब पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा तो कोई रीजन मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अपन ने बोला इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो डीएम क्या डिफाइन करेंगे? आपने कहा सर देखो डीएम अपन ने बोला था लैम्डा डॉट डीएक्स, तो डीएम आपने बोला लैम्डा डॉट डीएक्स इनटू आर कितना हो गया? आपने कहा इसकी दूरी x के बराबर है, तो r की वैल्यू x हो जाएगी अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा डॉट डीएक्स। आपने कहा इंटीग्रेशन करना कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक करना है? तो आप बोलेंगे कहां से कहां तक करने का मतलब लिमिट देखनी पड़ेगी। आप बोलेंगे x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो x वेरी करेगा, x बराबर 0 से स्टार्ट होगा, और कहां तक वेरी करेगा? x बराबर l तक वेरी करेगा। कहां तक वेरी करेगा बेटा? x बराबर l तक वेरी करेगा। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 से लेके l तक हो जाएगी, और इसकी वैल्यू यहां 0 से लेके l तक हो जाएगी। सो अगर हम यहां पर बात करें और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात करें बेटा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स डी एक्स अपॉन लैम्डा डॉट डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, और इसका इंटीग्रेशन भी फ्रॉम 0 टू l। अब ये वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आपने अगर अब यहां पर लैम्डा की सिचुएशन कितनी हो सकती है बेटा? यहां पर लैम्डा की सिचुएशन दो हो सकती है। एक क्या हो सकती है? आप बोल सकते हैं कि सर लैम्डा कांस्टेंट होगा, या फिर लैम्डा वेरिएबल होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने कहा अगर कांस्टेंट होगा मतलब मैंने कहा यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? आप बोल सकते हैं m बाई एल, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू m अपॉन l, इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो लैम्डा m बाई एल होगा, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट के केस में तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, और लैम्डा अगर बाहर आ गया तो दोनों से ही लैम्डा बाहर आएगा, दोनों ही इंटीग्रेशन से। तो एक इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx, और नीचे हो जाएगा सिंपल dx 0 से लेके l तक। अब देखो अगर तो इंटीग्रेशन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमें ये तो इंटीग्रेशन हम कर ही सकते हैं बहुत आराम से, बट प्रॉब्लम होती है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कहां से बनाया जाए।
ये तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस बनाने हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है, तो उन बड़ी बड़ी बातों की तरफ भी अपन चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, 0 से L की बात करेंगे तो लैम्डा x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे x² 2 फ्रॉम 0 to L। लिमिट लगानी होगी बेटा, dx का इंटीग्रेशन हो गया x फ्रॉम 0 to L, तो आ जाएगा लैम्डा से, तो नीचे भी लैम्डा था, माय मिस्टेक, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L² 2 अपॉन L, सो दैट विल बी इक्वल टू L/2। और ये बड़ा ऑब्वियस सा रिजल्ट है कि एक रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा अगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात? अब मैं आता हूं कि अगर लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म हो गया, अगर लैम्डा वेरी करने लग जाए, फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा, इसकी चर्चा एक बार और जल्दी ध्यान से करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया, इफ लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज एज लैम्डा बराबर a प्लस bx। कैसे वेरी कर रही है, लैम्डा बराबर a प्लस bx से वेरी कर रही है, तो आपसे मैंने पूछा है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए। कैसे बात करेंगे, तो अब मैं इसको समझाता हूं। अब देखिएगा बेटा, मान लिया जब बिल्कुल जैसा सिंपल हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मांगा, अब अगर मैं यहां बात करूंगा तो यहां पर ये कितना हो गया, लैम्डा डॉट dx, लेकिन अब लैम्डा कांस्टेंट नहीं था, लैम्डा की वैल्यू बदल रही थी जैसे जैसे आप लेंथ में आगे जाते। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस तरीके से हम निकालते बेटा, यू कैन सिंपली डिफाइन, किस तरह जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमको लगाना है। देखो डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसी चीजें करते आ रहे हैं वैसा ही करना है। मैं आपको इसलिए ये सिचुएशन समझा रहा हूं कि डिफिकल्ट नहीं है ये सिचुएशन, बस एक बार सीख ली फिर खत्म, फिर हमेशा आपको आता है ये। तो x dm अपॉन dm, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटा मेरे, तो क्या हो जाएगा, मैं dm की वैल्यू डालूंगा a प्लस बी एक्स डॉट dx और इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे a x dx प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा b x² dx फ्रॉम 0 to L, फ्रॉम 0 to L। तो अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे x dx का तो a इंटू L² 2 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो b इंटू L³ 3 आ जाएगा बेटा मेरे। सिमिलरली इसके नीचे वाले का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और अगर इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। और अगर हमें दिया जाए इफ द रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो हमको पता है कि लैम्डा बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, x सेंटर ऑफ मास L/2 हो जाएगा। अगर लीनियर डेंसिटी दी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अगर लीनियर वेरिएशन, कई बार होता है वो इक्वेशन नहीं देते, ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में, आ चुका है कि उन्होंने बोला, बहुत बेसिक क्वेश्चन कैसे बोला, उन्होंने बोला कि रॉड की डेंसिटी जो है बेटा, उसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। रॉड की डेंसिटी जो है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, रॉड की डेंसिटी कंसीडरिंग दिस ए एंड एज द ओरिजिन, तो ए से बी की तरफ जाते हुए इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, सच दैट ए एंड पर डेंसिटी लैम्डा थी और बी एंड पर पहुंचते पहुंचते डेंसिटी 2 लैम्डा हो गई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इक्वेशन बनाने का स्टेप है वो देखना, उसके बाद में पूरा देखो। अब इंटीग्रेशन सीख लिया है, लेकिन कई बार क्वेश्चन को कैसे और घुमा देता है वो समझ लेना तो मजा आ जाएगा। उन्होंने बोला कि इस रॉड की डेंसिटी ए से बी की तरफ जाने पर बढ़ रही है, बढ़ इस तरीके से रही है कि ए एंड पर डेंसिटी लैम्डा है और बी एंड पर पहुंचते पहुंचते डेंसिटी 2 लैम्डा हो गई, और ये एंड क्या है, x बराबर L है, लंबाई इसकी L दे दी गई। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा लैम्डा और L में, कई बार मेरा लैम्डा और L एक ही लगने लग जाता है लोगों को, तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। और द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, लीनियरली इंक्रीज कर रही है। तो अगर डेंसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है मेरे भाई, तो क्या होगी सिचुएशन, तो क्या होगी डेंसिटी का वेरिएशन या डेंसिटी की इक्वेशन।
तो आप बोलेंगे सर देखो लीनियर वेरिएशन का मतलब होता है, हमेशा आप ऐसे मानिएगा लीनियर वेरिएशन मतलब a प्लस बी एक्स। लीनियर का मतलब क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, बस यही समझना है अपने को। और अब आप दोनों वैल्यूज डाल दीजिएगा ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाए, a और b की वैल्यू मिल जाए। तो पहला आपने एक्सप्रेशन मान लिया लैम्डा बराबर a प्लस बी एक्स। अब अगर उसने बोला x बराबर 0 पर, ध्यान से देखिएगा, x बराबर 0 पर डेंसिटी लैम्डा है, तो अगर आप x बराबर 0 डालेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी, तो आप बोलेंगे a बराबर लैम्डा के हो जाएगा, सॉरी x बराबर 0। और x बराबर l पर कितना हो गया, आप बोलेंगे x बराबर लैम्डा की वैल्यू है 2 लैम्डा के बराबर, यहां पर जो डेंसिटी है वो 2 लैम्डा हो गई है, तो 2 लैम्डा इट इज इक्वल्स टू x बराबर l डालेंगे और a की वैल्यू आपको लैम्डा पता है प्लस b इंटू एल। तो अब यहां से आप जैसे b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन l। क्या ये बात चमकती है, अरे बोलो चमकती है बात क्या। तो अब अगर यहां पर ये बात चमकती हुई आपको दिखाई पड़ती है तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा, जो लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होगा, इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा का फंक्शन है तो लैम्डा, इसको लैम्डा नॉट से लिख देता हूं मैं, लैम्डा नॉट इट इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे लैम्डा अपॉन एल इंटू एक्स, दिस इज लैम्डा अपॉन एल इंटू एक्स। सो यहां से हम लीनियर वेरिएशन डिफाइन कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो जैसे अगर आपसे बोला गया कि डेंसिटी एक्स का वेरी कर रही है तो लैम्डा बराबर बी प्लस एक्स भी हो सकता है या ए प्लस बी एक्स भी हो सकता है, दोनों ही वेरिएशन है। इनिशियल वैल्यू अगर आपको कुछ दी होगी कि एक्स बराबर 0 पर लैम्डा है तो इनिशियल वैल्यू निकल के आएगी। अगर बोल देता है एक्स बराबर 0 पर डेंसिटी 0 है और बी पर लैम्डा है तो उस हिसाब से भी वैल्यू चेंज कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांस लेवल की बातचीत है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बुद्धि ओपन करके प्रॉपर काम करिएगा बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लिखते चलिएगा। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए इन सारी चीजों के। तो जब भी लीनियर वेरिएशन बोला जाएगा, जब भी आपसे बोला जाएगा कि डेंसिटी चेंज हो रही है, लीनियरली बढ़ रही है, तो उसका मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा कुछ आएगा, और y बराबर एम एक्स प्लस सी दोनों एंड को डिफाइन कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सॉरी, आप बिल्कुल मिल जाएंगे बेटा, नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, आज भेज दूंगा, लेक्चर 4 के भेज दूंगा। सर सेकंड एग्जांपल है, नहीं समझा, सेकंड एग्जांपल नहीं समझा, नॉन बेटा। सेकंड एग्जांपल में क्या हो गया, लैम्डा को a प्लस बी एक्स दे दिया गया, तो बस लैम्डा की जगह वैल्यू अपन को पुट करनी है a प्लस बी एक्स वाली, उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग पूरा का पूरा इंटीग्रेशन देख लेंगे, राइट। अगर आप यहां से देखोगे बेटा तो a प्लस बी एक्स, तो x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक ax dx बन जाएगा और दूसरा bx स्क्वायर dx बन जाएगा, और सिंपल इंटीग्रेशन है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी जो क्वेरीज बड़ी बड़ी भेज देते हैं भाई, सीमा डुकरे जी, ये बेटा मुझे व्हाट्सएप या उस पे टेलीग्राम पे लिखा करिए तो समझ में आएगा। अब देखिए आ गई ये अपनी क्या, सुपर वुमनिया, दिस इज सुपर वुमनिया। अब मैं वो वाला पॉइंट आपका क्लियर करना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ वन डायमेंशन वाले ही लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होंगे, इसका आंसर है नो। अगर इसी रॉड को हमने घुमा दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी भी अलोंग द लेंथ ही तो है, अलोंग द लेंथ हम इस केस में भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो वुमनिया जो है, जो सुपर वुमनिया है, ये सिंपली अगर इसने रॉड, क्योंकि ये रॉड ही है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन में रॉड के साथ काउंट किया है वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हम आर्क के साथ या रिंग के साथ भी काउंट करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अलोंग द लेंथ ऑफ द रिंग है, अलोंग द सर्कमफेरेंस है। तो बेसिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताते रहेंगे। तो आपने कहा चलो ठीक है सर, अब मैं यहां पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन के साथ कराता हूं, इसी कंसेप्ट को। कैसे करोगे बेटा, अब मान लीजिए कि बेटा ये आर्क है, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया और बोल दिया गया कि चार्ज डेंसिटी जो है,
क्योंकि यहां पर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा के फॉर्मेट में दे दी जाएगी। और आपसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इसको ओ पॉइंट बोल देता हूं। ओ पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बता दो। कैसे बताएंगे बेटा? अब आपको जब आर्क मिला तो आर्क से दो बातें सीखने वाली हैं। क्या क्या चीजें सीखनी, कैसे अप्रोचेस को सीखना है वो ध्यान देखें। आर्यन तो लेट हो गया, हाँ अभी से क्लास थी यार, चलो कोई बात नहीं जल्दी आओ। तो बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिएगा यहां पर कि जैसे मैं इस पर्टिकुलर आर्क की बात करता तो इसी आर्क को मैं ऐसे ना बना के, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा विजुलाइज हो जाएगा। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। सॉरी। तो अगर आप यहां से देखेंगे कि यहां पर पूरे में एक ये प्लस चार्ज है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? एक छोटा सा अगर मैंने एलिमेंट लिया, आई टुक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर, तो आप बोलेंगे सर इसकी लंबाई जब भी आर्क के फॉर्मेट में हो, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द सर्कमफेरेंस आपको दिया जाए, तो जो आप ये छोटा एलिमेंट dl या dx के फॉर्मेट में ले रहे हैं उसको हमेशा एक कोशिश करिएगा, जो समझा रहा हूं यहां पर वो देखिएगा, कि दैट इज ऑलवेज डिफाइन, उसको एंगुलर फॉर्म में डिफाइन करिएगा। कि मान लीजिए कि ये किसी थीटा एंगल पर अगर इसकी, क्योंकि ये डीएल एलिमेंट सेंटर पे एक छोटा सा एंगल भी सबटेंड कर रहा होगा, आर्क लेंथ है तो आर्क तो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा बेटा, एंड दिस एंगल विल बी डी थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? डी थीटा। और अगर ये एंगल डी थीटा हो गया तो हम यहां से बोल सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, अगर इसकी रेडियस आर दी गई है, so this dl can be defined as r d theta। तो जब भी आर्क की बात हम कर रहे होंगे, आर्क के क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, तो वहां पर dl जो होगा इट विल बी डिफाइंड एज r d थीटा। वो r d थीटा की तरीके से डिफाइन किया जा रहा होगा। तो अगर आप यहां पर बोलते कि इस एलिमेंट पर कितना चार्ज है, कितना मास है, तो अगर आप dq की बात करें, क्योंकि हम यहां पर चार्ज की बात कर रहे हैं, तो dq विल बी डिफाइंड एज लैम्डा इनटू r d थीटा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर ही लिया है, लेकिन हमने उसको d थीटा के टर्म्स में लिखा, क्योंकि यह ऐसे क्वेश्चंस में बहुत फायदा देता है। कैसे फायदा देगा आइए समझते हैं। तो अगर यहां पर इस dl पे एक छोटा सा चार्ज हो गया dq, जो हमने अभी मान लिया बेटा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड दिस इज dE। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करके निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि केस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकल के आएंगे, वहां पर हमें दिशा, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कहा ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम यहां पर सभी चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं। हमें यहां पर प्रोड्यूस होने वाली फील्ड को सिंपली वेक्टरली जोड़ना पड़ेगा, सबके डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये थीटा एंगल लिया था वर्टिकल के साथ, तो आप बोलेंगे सर देखो यहां पर जैसे जैसे एलिमेंट मैं चेंज करता जाऊंगा, हर एक की दिशा अलग अलग होगी, तो मैं उनको अलजेब्रिकली नहीं जोड़ा जा सकता है, इनको वेक्टरली जोड़ा जाएगा। चूंकि हर एक की दिशा अलग अलग है, तो ऐसे केसेस में, ऐसी सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके कंपोनेंट्स डिफाइन कर देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो मान लीजिए कि जैसे ये DEX हो गया और इधर वाला DEY हो गया, ठीक है। तो अगर हम DEX की बात करते बेटा, तो ये कितना आ जाता? तो अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो छोटी सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट विल बी K DQ अपॉन R स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल यही वाली होगी, ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे यही होगी। अब एक इसमें दो बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो आपको देखनी होंगी। वो क्या क्या है?
जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंपॉर्टेंट फैक्टर दो होते हैं। पहले तो कि हम किस डेरिवेटिव के टर्म्स में पूरा इंटीग्रेशन लेके आ रहे हैं, दूसरा होता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हर छोटी चीज पे चर्चा करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चे। तो बेटा आपने कहा कि ये dx है और ये dy, अभी मैंने कुछ अलग बात नहीं कर रहा, तो dx की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर देखो क्योंकि सबका हर एक की दिशा अलग अलग होगी तो हर एक के x कंपोनेंट को x के साथ जोड़ देंगे और हर एक के y कंपोनेंट के y के साथ जोड़ देंगे, तो वेक्टर समेशन भी हो जाएगा और डायरेक्शन वाली कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो मतलब बेसिक प्रॉब्लम हमारी सारी की सारी खत्म हो जाएगी कि हमें x और y मतलब डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ने की। तो हमने सिंपल सभी के x और y कंपोनेंट निकाल दिए, तो आपने कहा उसको डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा, राइट। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? तो अगर मैं यहां से देखने की कोशिश करूंगा तो बोलूंगा देखो dEx जो x दिशा का कंपोनेंट होगा, बेटा ध्यान से देखिएगा यहां पर dEx कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये साइन थीटा कंपोनेंट आएगा यहां पर, सो दिस विल बी द साइन थीटा कंपोनेंट। तो आप बोलेंगे dEx विल बी dE साइन थीटा। और अगर ये dE साइन थीटा हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? K dQ साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा मेरी दो बातें हैं, सबसे पहले dQ की जो वैल्यू हमने डिफाइन करी उसको उठा के यहां पर डाल दो। तो dQ की वैल्यू हमने कितनी डिफाइन कर दी? K इंटू लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे स्मॉल आर था, वो बड़ा आर लिख दिया, वो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ये कैपिटल आर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा और ये के लैम्डा बाई आर, ये तो कांस्टेंट है, अगर हमने लैम्डा को यूनिफॉर्म माना हुआ है तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, मैं टोटल फील्ड की बात करूंगा, तो बोलूंगा इंटीग्रेट कर दो डी एक्स के एक्स कंपोनेंट को सबको जोड़ दो। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चे तो हम क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एक और वो लेता हूं। तो अगर आप यहां पर अगर आपने एक्सप्रेशन को देखा है तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? dEx जो हो गया इट इज k लैम्डा बाई आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। और लिमिट कहां से कहां होगी? तो लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है जो देखने की बात है। यहां पर अगर हम लिमिट की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो थीटा किसी एक तरफ से वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने थीटा कहां से लिया था? आपने बोला थीटा आपने लिया था इस वर्टिकल लाइन से, ये थीटा आपने लिया था। तो अगर मैं लिमिट की बात करूंगा तो मैं लिमिट बोलूंगा कि सर देखो जो एलिमेंट वेरी करेगा वो कुछ इधर की तरफ है कुछ इधर की तरफ, मतलब जो मेरी रेफरेंस लाइन है उससे कुछ एलिमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कुछ एलिमेंट क्लॉकवाइज है। अगर कुछ एलिमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एक दिशा नेगेटिव होगी तो एक दिशा पॉजिटिव होगी। बोलो मेरे भाई क्या बात समझ में आती है? तो EX यार बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यहां की दिशा अगर हम बोलेंगे तो मान लीजिए कि टोटल एंगल इसका जो था, मान लीजिए कि टोटल एंगल मैंने अल्फा दे दिया 2 अल्फा, तो आधा एंगल अल्फा इधर, तो इधर की तरफ माइनस अल्फा हो जाएगा, तो इधर की तरफ प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इधर से हम एंगल मेजर कर रहे हैं, राइट। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी डिफाइंड एज माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, अगर टोटल एंगल को हम 2 अल्फा मानते हैं तो। एंड दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा मैंने अभी किया नहीं लेकिन आंसर यहां से, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, जल्दी से बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे यार साइन थीटा का इंटीग्रेशन नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। साइन थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? जल्दी 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 बताओ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? कॉस तो पार्टिकुलर माइनस, अरे कॉस थीटा माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, अरे कई लोग तो गूगल करने लग गए हो क्या? हो माइनस साइन थीटा, अरे मानव क्या कर रहा? माइनस कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट लगाएंगे माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। माइनस साइन तो खैर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, देखिएगा मैं यहां पर जो दिखा रहा हूं प्रूफ कर रहे हैं, माइनस साइन तो बाहर आ गया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस अल्फा, ठीक है, मतलब एक एक जबरदस्ती। तो कॉस माइनस थीटा कितना हो जाएगा? आप बोल देंगे 0 हो जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 0।
अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ध्यान से देखोगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम इस बात को ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि सर अगर आप इधर थीटा देख रहे हो तो इधर वाला भी थीटा देखो, तो इसका भी तो एक बैकवर्ड कंपोनेंट आएगा, तो इसका dEx और इसका dEx आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से हम इंटीग्रेशन कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बेसिक सी बात है, अपन यहां से सारी की सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किधर की तरफ वाला जुड़ जाएगा? आप बोलेंगे y वाला जुड़ जाएगा। तो अगर हम y वाले की बात करते तो DEy की वैल्यू क्या आती बेटा? यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अब डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, बस अंतर कितना होता है? आप बोलते सर यहां पर जहां साइन थीटा आया है वहां पर कॉस थीटा आ जाएगा, तो k लैम्डा बाई r, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा मेरे? कॉस थीटा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन थीटा, पता है अपन को, तो अपन यहां पर डाल सकते हैं द वैल्यू विल बी k लैम्डा बाई आर साइन थीटा, और लिमिट हो जाएगा अल्फा से माइनस अल्फा। तो अगर आप यहां पे वैल्यू लिखेंगे तो आपका आ जाएगा k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा मेरे, और वहां से EY की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी k लैम्डा बाई आर टू साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज द हाफ एंगल ऑफ द आर्क, वेयर अल्फा इज द हाफ एंगल। अल्फा हमने 2 अल्फा माना था टोटल एंगल, तो अल्फा क्या हो जाएगा? हाफ एंगल ऑफ द आर्क, वेयर अल्फा इज डिफाइंड एज द हाफ एंगल ऑफ द आर्क। कोई दिक्कत वाली बात? कोई परेशानी वाली बात? डाइजेशन स्ट्रांग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जब भी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए, अगर लंबाई के लॉन्ग होगा, सीधी रॉड के लॉन्ग होगा, तो लैम्डा बराबर जो भी आपका लैम्डा डॉट dx या लैम्डा डॉट dy जो भी होगा उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आर्क के लॉन्ग होगा, सुपर वुमनिया ने उसको मोड़ दिया, आर्क बन गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी लेंथ के लॉन्ग है, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए अब हम आर्क की लंबाई का सहारा लेंगे एंड उसको लंबाई को लिखेंगे आर डी थीटा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंपोनेंट हो जाएगा। इसको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, मतलब हमने सिर्फ 2 बात कर ली, 2 में एलिमेंट लेना सीख लिया। अगर कोई सर्कुलर आर्क होगा, रिंग होगी, सेमी सर्कुलर रिंग होगी, आधा आर्क होगा, क्वार्टर आर्क होगा, या एक रॉड, लंबी सी रॉड होगी, इन सभी में एलिमेंट जो लेंगे वो होंगे तो डीएल के लॉन्ग ही, लेकिन रॉड या सर्कुलर कर्व के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट लेंगे वो आर डी थीटा से लेंगे, और जो लेंथ के लॉन्ग लेंगे वो सिंपल डीएक्स या डीवाई से ले रहे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और ये तो डेरिवेशन हमने कर ही लिया। सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन आपके सामने है। ये मैंने डेरिवेशन इसलिए लेके आया था ताकि आप लोग इजीली देख सके सारी चीजों को, कोई परेशानी हो तो अपन डिस्कस भी कर सके। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, अगर आधी रिंग की बात करते हैं बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? आपने वापस से बिल्कुल वही, आधी रिंग है, थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा, और इस एलिमेंट की लंबाई नापी डीएल। ठीक है, बहुत बेसिक छोटा सा पॉइंट लिया आपने बेटा, और फिर यहां पर आपने इसकी डेंसिटी को लिखा, और आपने डिफाइन किया कि अगर देखो, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, क्योंकि ये x, y पर होगा, तो मतलब सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, y कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। द x सेंटर ऑफ मास विल बी डिफाइंड एज 1/m dm into x, और y सेंटर ऑफ मास डिफाइंड एज 1/m dm into y। कोई दिक्कत वाली बात? तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा क्या हो सकती है बेटा? m/l। अगर कांस्टेंट है तो इसको m/l, अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो थीटा के टर्म्स में भी दी जा सकती है। ये क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, कितने लोग मैं भेजूंगा, प्रैक्टिस सेशन में भेजूंगा आपको। जब डेंसिटी का वेरिएशन मैं थीटा के साथ कराऊंगा तो बहुत धमाकेदार क्वेश्चन बनता है, एक अलग लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, वहां पर आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, कौस्तुभ बोल रहा दिख नहीं रहा है बेटा, ओके, दिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं लिख देता हूं यहां पर बेटा। x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होती है बेटा? x सेंटर ऑफ मास dm इंटू x अपॉन टोटल मास dm, एंड y सेंटर ऑफ मास को ऐसे तो लिखेंगे बेटा, dm
इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, राइट। तो अब अगर हम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजों को देखें तो इसके अलावा हमने बिल्कुल वैसा ही एलिमेंट ले लिया और ये एलिमेंट कितना हो गया आर डी थीटा। तो लैम्डा बराबर यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो एक छोटा सा जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा बराबर लैम्डा आर डी थीटा, डीएम की वैल्यू जो लंबाई डीएल होगी इस डीएल लेंथ का मास, तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा और इसकी वैल्यू को हम डाल सकते हैं यहां पर। और अगर आपको ये आर्क प्रॉपरली नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं एक प्रॉपर आर्क बना के आपको दिखा देता हूं इधर पर। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गई बेटा हमारी। अगर मैं यहां पर एक छोटे से एलिमेंट की बात करूं और इस सेंटर से बात करूं तो अगर ये आर होगा तो इसका ये दूरी अगर मैंने थीटा एंगल पे बात की है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और इसकी वाई हो जाएगी वाई बराबर आर साइन थीटा, ठीक है। वाई बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा और यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना होगा तो x सेंटर ऑफ मास की, ये अभी आपको सिखाएंगे भी बेटा, x सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू हो जाएगी तो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा कितना आ गया लैम्डा इंटू आर डी थीटा और x दूरी पर, तो x लंबाई कितनी हो गई बेटा, आप बोल सकते हैं x लंबाई हो गई, सॉरी x हो गई आर कॉस थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा आर डी थीटा। और थीटा कहां से कहां वेरी करेगा बेटा, तो अगर आप बोलेंगे तो थीटा देखो यहां से मैंने रेफरेंस लाइन ये ली है बेटा, थीटा किस लाइन से मेजर किया है, अगेन बहुत छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा, ये गलती बहुत हो जाती है। थीटा हमने इस रेफरेंस लाइन से लिया, इस लाइन से मैंने थीटा को लिया हुआ है, तो थीटा कहां से वेरी करेगा, आप बोलेंगे सर देखो थीटा 0 से लेके पूरा पीछे तक जाएगा, मतलब 180 डिग्री तक जाएगा, तो वेरिएशन ऑफ थीटा विल बी फ्रॉम 0 टू पाई। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात बेटा। तो थीटा का वेरिएशन कहां से कहां हो जाएगा 0 से पाई तक, तो यहां से हम x सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं और यहीं से हम लोग y सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। इट इज अगेन 0 टू पाई लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा अपॉन 0 टू पाई आर डी थीटा लैम्डा। देखते हुए भी आपको समझ में आ रहा होगा कि x सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा 0 टू पाई में। आपने बोला कैसे 0 होगा, तो आप बोल सकते हैं सर जितना मास y एक्सिस की इधर है उतना इधर है, तो x की वैल्यू 0 आएगी। घूरोगे तब भी दिखाई पड़ेगा, आप बोलेंगे सर देखो cos थीटा डी थीटा, लैम्डा आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल के आएगा, लैम्डा आर इंटू आर, और आर स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, यहां से लैम्डा इंटू आर बाहर आ जाएगा। घूरते रहिएगा ध्यान से, दिमाग बुद्धि चलाते रहो, बुद्धि चलाते रहो, मेरे बराबर आप लोगों को ग्रो करना है, उठना है, बहुत तेजी से उठना है। cos थीटा डी थीटा, cos या डी थीटा इंटीग्रेशन कितना होगा, मन के अंदर वैल्यू आ गई साइन थीटा, माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन एक वैल्यू आ चुकी कि साइन थीटा मन के अंदर। आपने कहा चलो ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां, आपने कहा 0 से लेके पाई, मैंने कहा साइन 0, आपने बोला 0, साइन पाई वो भी 0, अरे तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो अपने आप 0 आ जाएगा। देखो बिना पेन चलाए काम होगा, बिना पेन चलाए काम होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास 0 हो गया कि नहीं हो गया। cos थीटा का इंटीग्रेशन बस दिमाग में एक बार आपके दिमाग में आया, साइन थीटा तो आपने लिमिट पुट करी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0, आपका काम एकदम सेट हो गया। बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ लिमिट का फर्क है। यही मैं एहसास दिला रहा हूं अभी आपको कि क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। आर्यन सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं आया, ये इंटीग्रेशन के मेथड है, 3 चैप्टर में सबसे ज्यादा उपयोग आते हैं, एक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा सेंटर ऑफ मास, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक और फिर मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में। तो इन तीनों ही जगह पर हम बेसिक अपने सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो एग्जांपल मैं सेंटर ऑफ मास के ले रहा हूं, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के ले रहा हूं, ताकि एक होलिस्टिक पूरा ये वीडियो आप आज भी देखो तब भी सीखोगे और जब एग्जाम देने जा रहे होगे तब जब देखोगे तब भी इससे सीखने को मिलेगा। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा जो काफी समय तक आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बच्चे, और अगर हम यहां पर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस, रिंग की बात कर ली, रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात होगी। आपने कहा सर डिस्ट्रीब्यूशन आपने बोला था वैसे ही ले लो, मैंने कहा चलो ठीक है बिल्कुल वैसे ही ले लो।
लेकिन अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया, वो ध्यान से देखिएगा। ऐसे केसेस में जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अब अगर हम यहां पर देखेंगे, आप बोला रिंग के सेंटर पर, रिंग से सेंटर पे नहीं है, रिंग से कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि ये दूरी आपको दे दी गई x। पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आपने कहा रिंग पर एक एलिमेंट ले, मैंने कहा कैसा एलिमेंट लेंगे, आपने कहा सर आप ही ने बताया है लेंथ के लॉन्ग एलिमेंट लेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है dl, क्या लिखा है बेटा ये dl, ठीक है। इस छोटे से dl एलिमेंट के कारण इस पर चार्ज कितना होगा, मैंने पहला स्टेप आपको समझाया, चार्ज लिखो, एलिमेंट पे चार्ज कितना लिखोगे, आप बोलोगे सर यहां पर जो चार्ज होगा वो dq हो जाएगा, और dq चार्ज को लिखा जा सकता है दैट लैम्डा इंटू dl। और अगेन मैंने बात की है कि लैम्डा इंटू dl को अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा। बहुत बेसिक सी चीज, अभी इसमें खैर इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ कम चीजें जरूरत पड़ती हैं, लेकिन अपने मेथड को बिल्कुल नहीं भूलना है। dl को आपने बोला कि सर ये छोटा सा एंगल सबटेंड कर रहा होगा, यहां से थीटा एंगल मान लेते हैं, तो ये थीटा एंगल पर इसका एलिमेंट हो गया, जिसकी चौड़ाई मान ली डी थीटा। मैंने कहा चलो भाई बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीबीपी 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही अच्छा इसका था क्या, ओके ओके ओके, तो डीबीपी थोड़े से हाई लेवल की पहुंच गई, खुश। अभी मैं देख लूंगा बेटा, मैंने देखा नहीं था तो उसको मैं देख लूंगा, बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो इट इज डी कॉस अल्फा, और नीचे की तरफ जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी डी साइन अल्फा। डी कॉस अल्फा की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ चीजें आप घूरते हुए भी देख सकते हैं कि सर देखो इस नीचे वाले एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जो छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऊपर की तरफ होगी, और इसको भी अगर मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा तो उसका एक कंपोनेंट तो आगे आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाले, ऊपर से जो नीचे की तरफ फील्ड आ रही है इसको कैंसिल आउट कर देगा। मतलब हर डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट की, एक ये पॉइंट, इसका डायमेट्रिकल अपोजिट ये वाला पॉइंट, इन दोनों के फील्ड ऐसे आएंगी, तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप यहां से बोल सकते हैं कि द वैल्यू विल बी, सिंपली हम डी कॉस अल्फा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, डी की वैल्यू क्या लिखोगे, आपने कहा बिल्कुल सिंपल है, डी बराबर के डी क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो डी एक्स को इंटीग्रेट करना होगा, मैं यहीं पे कर देता हूं, तो डी एक्स कितना हो गया, आपने डी तो आपने ये लिख दिया, एक्स होगा तो कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, तो इट विल बी के इंटू डी क्यू इंटू कॉस थीटा अपॉन, अगर यहां से देखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज, कॉस अल्फा है, सॉरी ये दिस एंगल इज अल्फा, आई एम सॉरी माय मिस्टेक, कॉस अल्फा, ठीक है। ये अल्फा एंगल लिया है और थीटा एंगल यहां पर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताइएगा, सोचिएगा मन के अंदर फटाफट, क्या कि क्या ये अल्फा एंगल इस रिंग पर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए फिक्स होगा या अलग अलग होगा? क्या ये अल्फा एंगल, जो अल्फा एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस से, क्या वो सब सारे एलिमेंट का सेम होगा या अलग अलग होगा? ध्यान से देखिए, इसको विजुलाइज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, करिए जरा इसको, देखिए सोचिए और तब मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, अगेन ये आपकी एक्सिस हो गई, ठीक। अब मेरे पास एक रिंग नहीं है, मेरे पास एक ही पैड टाइप का है, तो मैं इस पैड्स के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं। रिंग की प्रॉपर्टी क्या होगी वो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको पकड़ते हैं, देखो ये रिंग की एक्सिस हो गई, मान लेते हैं ऐसा, दिखाई पड़ती है। अब अगर मैं इसके ऊपर आर दूरी पर हूं, कहीं पर भी इससे आर दूरी पर हूं, ध्यान से देखिएगा, रिंग का काम क्या, हर पॉइंट आर दूरी पर होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट इज एट आर डिस्टेंस, दिखाई पड़ रहा है, तो फिक्स होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे सर देखो इसका एंगल देखो, चाहे आर डिस्टेंस से कहीं का भी एंगल देखो, अल्फा एंगल हर एक के लिए बिल्कुल फिक्स होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने बता दिया फिक्स्ड होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या होगा बेटा, ये फिक्स्ड होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो आपने कहा सर अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, अगर अब मैं यहां इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? आप बोलेंगे इंटीग्रेशन की बात करोगे तो के यहां से अगर हम बात करते तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने कहा आर चेंज होगा, आपने कहा रेडियस कैसे चेंज हो सकती है? मैंने कहा अच्छा एक्स चेंज होगा। आपने कहा एक्स कहां चेंज होगा? पॉइंट पी तो फिक्स है, पी पे ही तो निकालना है। तो आपने कहा सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बाहर आ गया, कॉस अल्फा भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बच गया। तो अब यहां पर हमें पूरा डी क्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन में आंसर आ जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू तो कंप्लीट चार्ज क्यू ही तो होगा। तो वहां पर हमें वापस से लैम्डा आर डी थीटा 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट वापस से वही आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे दोस्त? इट इज अगेन क्यू। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो इट विल बी के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा इंटू क्यू। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। किसी भी रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम यहां से इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई समस्या वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो रिंग के कारण जो फील्ड होती है, मैं एक बार जल्दी से समझा दूं, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा डिस्कस नहीं हो पाया था, तो एक बार जल्दी से मैं इसको समझा रहा हूं ताकि आप सभी लोग लिख भी लें और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझा भी दे रहा हूं। किसी भी रिंग के कारण जो फील्ड होगी अलोंग द एक्सिस दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एंगल अल्फा, और फील्ड एक्सिस के अलोंग होती है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर ये निगेटिवली चार्ज हो जाती तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ जाती, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी मेरे भाई? तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। और अगर कॉस अल्फा की बात करेंगे तो कॉस अल्फा को लिखा जा सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो पावर 3/2 बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात? कहीं गलत लिख दिया था क्या मैंने? आर डिस्टेंस की बात बेटा स्क्वायर होगा तो वहां पर की पावर 3/2 आ जाएगा बच्चे मानव। हाँ ठीक, चलो। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज मैक्सिमम। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आती है एट r/√2 एंड माइनस r/√2। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ओए ओए, अरे क्या हाइलाइटर क्यों हो गया भाई? हाँ, हाईलाइट इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, माइनस r/√2 और प्लस r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसको ध्यान रखना है। एसएचएम होगा, ये सिर्फ एसएचएम तब होगा जब x इज वेरी वेरी स्मॉल। अगेन आपने बात कर दी कि सर अगर यहां पर मैं माइनस क्यू चार्ज रख दूं तो क्या उसको ये खींचेगा अंदर की तरफ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल खींचेगा, और लगने वाला फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा सी की तरफ। अगर माइनस क्यू चार्ज इधर होगा तो माइनस क्यू चार्ज इसके बीच में ऑसिलेट करता रहेगा अगर x इज नॉट वेरी स्मॉल। और अगर x बहुत छोटा हो गया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल सकते हैं कि नीचे वाला फैक्टर जो हो जाएगा x को हम एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ ऐसा दे दिया जाए दैट x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हो गया तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम आर स्क्वायर के टर्म्स में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा तो वो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब हो जाएगी। और इससे ऐसे केस में हम बात करते हैं कि क्योंकि फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो बॉडी फिर एसएचएम करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर एक्स कंपैरेबल हो गया आर के
तो बॉडी ऑसिलेट करेगी, चार्ज ऑसिलेट करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। चार्ज कैसे ऑसिलेट करेगा? आपने कहा देखो सर माइनस क्यू चार्ज यहां रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बाहर की तरफ है, माइनस क्यू पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा क्यू ई के बराबर, और जैसे ही आगे आएगा यहां पर तो फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहां पर एक्स जीरो होगा, तो सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। जैसे ही पीछे की तरफ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बदल के आगे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव फिर खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आगे की तरफ हो जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ हो जाएगी, माय मिस्टेक, इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर की तरफ हो जाएगी, तो फोर्स रिवर्स होके आगे की तरफ लगने लग जाएगा। अब यहां पर अगर आप माइनस क्यू चार्ज रखोगे तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, क्यू इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फील्ड इधर होगी, इधर की तरफ फील्ड इधर होगी, अरे बोलो समझ में आता है? इधर फील्ड ऐसी, इधर फील्ड ऐसी, दोनों तरफ बाहर की तरफ निकलती हुई फील्ड है। चार्ज निगेटिव रखा तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, अरे ध्यान से देखो ये सिचुएशन बन गई, इधर जाएगा तब भी वापस इधर आएगा, इधर जाएगा तब भी वापस इधर आएगा, तो मोशन ऑसिलेटरी हो जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम में कब कन्वर्ट होता है? जब रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स के हो जाए। तो जब नीचे वाला एक्स को हम गोली मार देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी एक्स के साथ आ जाएगी और जो आपका आंसर है वो एसएचएम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? एक्स प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? खुश बोल रहे हैं एक्स प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? बेटा फोर्स कितना होगा? आप बोलोगे क्यू इंटू ई, और कंडीशन अगर ये दे दी कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर मान सकते हैं? आर स्क्वायर के बराबर मान सकते हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर हो गया मेरे दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दैट विल बी के क्यू एक्स अपॉन, बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने सिंपली आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 लिख दिया, तो फोर्स देखो एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? कौस्तुभ बोल रहा है सर पावर 3/2 कैसे आया? बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? अरे मेरे भाई कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा की वैल्यू है बेटा x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा पावर 1 और 1/2, जब दोनों जुड़ेगा तो मिलके 3/2 हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो गई, तो 1 + 1/2 3/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात? कोई परेशानी वाली बात? चलो मेरे भाई, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आज समय थोड़ा सा आगे की तरफ भाग रहा है, तो अभी इसको यहीं पर रोकते हैं। इस पर बेस्ड एक और क्लास, तब तक इतना आप लोग डाइजेस्ट करिए, आराम से डाइजेस्ट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी जहां पर हम एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट केसेस, डिस्क के केस, बहुत सारी चीजें प्लान करी हैं। वो सब चीजें आपको धीरे धीरे आपके बुद्धि के अंदर बैठाता चलूंगा और आपके वो सारे क्वेश्चन जिसमें आपको डर लगता था उनके डर को भगा दूंगा। लेकिन अगर एक ही दिन में सब दे दूंगा ना तो परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का सेशन मैं सोच भी रहा था कि सिर्फ लीनियर मास डेंसिटी ही पढ़ाऊंगा, तो लीनियर मास डेंसिटी पढ़ाएंगे, अगले टर्न पे एरियल मास डेंसिटी पढ़ाएंगे और उसके अगले टर्न पे वॉल्यूमेट्रिक। तो ये सेशन पहले लीनियर वाले सारे सेशन खत्म करूंगा, फिर एरियल वाले, फिर वॉल्यूमेट्रिक वाले। ठीक है? तो ज्यादा बुद्धि पे जोर नहीं देंगे। आज मैंने एचसीवी का होमवर्क कल दे दिया था, जिसका डिस्कशन भी कल करूंगा, मतलब कल प्रैक्टिस सेशन में। आज मैं आपको शीट देने वाला हूं और उस शीट के जो क्वेश्चंस हैं उनका होमवर्क भी मैं आपको अभी दे दूंगा, तो वो होमवर्क आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आज स्पेशल सेशन नहीं है, कल होगा। आज आप एचसीवी के जो होमवर्क दिए थे वो कंप्लीट कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका फोटो खींच लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा, मैं वो आपके क्वेश्चन रिजॉल्व कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताएंगे, नहीं तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। एफटीपी कोटा फॉलो करें और वहां पर अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर दीजिए, तो जो भी क्वेरीज होगी हम वो सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व कर देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।